शांति वार्ता से पहले ईरान ने शर्तें रखी हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने दो अहम शर्तें रखी हैं। ईरान का कहना है कि इसके बिना बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। पहली बात यह है कि ईरान का कहना है कि जो फ्रीज संपत्ति है ईरान की उन्हें बहाल किया जाए, और दूसरी अहम शर्त यह है कि लेबनान में पूरी तरह से सीज फायर लागू हो। बातचीत से पहले ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, ईरान का ये कहना है। यानी ये दो अहम शर्तें हैं बातचीत की शुरुआत के लिए, और फिर जब बातचीत होगी उसमें वो तमाम अहम मुद्दे हैं जो ईरान सामने रखेगा। ईरान का जो डेलीगेशन है वो एक बड़ा डेलीगेशन है, 71 लोगों के डेलीगेशन के साथ पहुंचा है ईरान। यानी हर मुद्दे पर बात करना चाहता है ईरान, और चाहता है कि यहां से कुछ सकारात्मक वो लेकर वापस जाए। तो देखिए क्या है ईरान की जो शर्त है, उसमें पहली शर्त यह है कि ईरान की जो फ्रीज संपत्ति है उसे बहाल कर दिया जाए। लेबनान में पूरी तरह से सीज फायर लागू हो, ये एक अहम शर्त है। अमेरिका युद्ध के नुकसान का ईरान को मुआवजा दे, क्योंकि ईरान को इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। मिडिल ईस्ट से अमेरिकी फौज की वापसी हो, ये भी एक शर्त है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करने की गारंटी दी जाए। गारंटी क्या दी जा सकती है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल होगा, ये भी ईरान की एक शर्त है। और ईरान को परमाणु संवर्धन का अधिकार मिले, सिविलियन यूज के लिए ईरान का ये कहना है कि ये उसका अधिकार है कि वो संवर्धन करे। ईरान से सभी प्राथमिक प्रतिबंधों को हटा दिया जाए, यानी जो प्राइमरी सैंक्शंस हैं उन प्राइमरी सैंक्शंस को हटा दिया जाए। सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव को समाप्त किया जाए, यानी यूएन सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव सामने रखे गए हैं उन सबको समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। आईएईए के सभी प्रस्तावों को भी खारिज किया जाए। ये 10 शर्तें थी जो ईरान ने सामने रखी थी, और उसके बाद बातचीत के बारे में अब कहा जा रहा है कि पहले डेलीगेशंस मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ से दोनों, और फिर बातचीत की शुरुआत होगी। हमारे साथ शुमाइला सिद्दीकी जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान से। शुमाइला जी, ये जो बातचीत शुरू हो रही है इसमें ये भी बहुत अहमियत रखता है कि किस तरह से दोनों के बीच एक कॉमन ग्राउंड ढूंढा जाए और वहां से बातचीत आगे हो। पाकिस्तान में इसको लेकर क्या चर्चा है? पाकिस्तान क्या रोल निभा सकता है उस कॉमन ग्राउंड को तलाशने में? जी अभी तो देखें, बातचीत शुरू होगी, मुज़ाकरात शुरू होंगे। ये मुमकिन है कि हो सकता है कि दोनों की मुज़ाकरात की किसी भी किस्म के फुटेज सामने ना आए, और हो सकता है सामने आ जाए। दोनों आमने सामने बैठ के बात करते हैं, या पाकिस्तान एक सालिसी का, एक मीडिएटर का किरदार अदा करता है। कुछ चीजें जो हैं वो जब तक फाइनली दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो जाते, तो उससे कबल वक्त कहना गलत होगा कि वो ये शर्तें रख रहा है, वो शर्तें रख रहा है। वो तो जब मुज़ाकरात शुरू होंगे और उसका इख्तिताम अल्लाह करे कि बहुत अच्छा हो। हमारे इस खित्ते के लिए इस वक्त बहुत सख्त जरूरी है ये अमन, क्योंकि अगर ये तीसरी जंग की तरफ हम चले जाते, जंग अजीम की तरफ, तो इस वक्त ना सिर्फ ईरान को नुकसान था बल्कि पूरे हमारे इस खित्ते को नुकसान था। पाकिस्तान को, इंडिया को और आसपास जितने भी मुल्का ममालिक है उन सबको इसका एक नुकसान होना था। शुमाइला जी, एक और अहम सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि पहली कड़ी हो पाकिस्तान में क्या चर्चा है, किस तरह से ये डेलीगेशन यहाँ आए और इस्लामाबाद टॉक्स आगे बढ़े, इसमें किसकी सबसे अहम भूमिका रही है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इस वक्त मैं खुद इस्लामाबाद में बैठी हूँ, और जिस तरह से एक खुशी की फिजा है कि अल्लाह करे कि ये जंग के मुज़ाकरात जो हैं वो मजबूत हो। जैसे जेडी वेंस ने भी कहा निकलने से पहले भी कि मैं इसको मजबूत जो है इख्तिताम पे होता जाता देख रहा हूँ, जहाँ पे तो एक बात हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इस वक्त इस जंग में बहुत ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है। अमेरिका ने जिस तरह से, और उनके लिए भी बहुत मुमकिन नहीं होगा कि वो बार बार इन मुज़ाकरात को करें और इतनी दूर से आए और उनका वफद आके यहाँ बैठे। हो सकता है अगली दफा कहीं और पे बैठना हो, कहीं और हो, मुज़ाकरात कंटिन्यू चलते रहें। पाकिस्तान इसको बहुत पॉजिटिव देख रहा है, और पाकिस्तान की पूरी काविश है इस वक्त हमारी प्राइम मिनिस्टर की, आसिम मुनीर साहब की, कोई रास्ता निकले, कोशिश है यहाँ से कोई रास्ता निकले। बिल्कुल जी, पूरी दुनिया यही देखना चाहती है कि कोई रास्ता निकले और युद्ध की ब्रिंक से, उस जगह से जहाँ से वापस आए हैं दोनों देश, वहाँ वापस ना पहुंचे या उससे आगे ना बढ़े। हमारे साथ इस बीच जैक जुड़ गए, हमारे साथ गुलाम अब्बास साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के पत्रकार, उनसे भी बात करेंगे। गुलाम अब्बास आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले जैक हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व आईडीएफ अधिकारी हैं, तेल अवीव से हमारे साथ जुड़े हैं। जैक, एक बड़ा अहम सवाल ये कि नेतन्याहू या इजराइल यहाँ नहीं है इस बातचीत में, अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हो रही है, लेकिन इजराइल की मौजूदगी है।
इजराइल की जो शर्तें हैं या इजराइल का जो पक्ष है उसकी मौजूदगी है, तो इजराइल के लिए क्या नॉन नेगोशिएबल है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो लेबनान पर हमले करना बंद करें, लेबनान को भी इसमें शामिल किया जाए, ईरान ने ये भी शर्त रखी है। किस तरह से इजराइल देख रहा है इस पूरी बातचीत को? क्या उसके मुताबिक होना चाहिए जिससे कि इजराइल जो कहता रहा है कि उसकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा वो हो पाए? नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी बिग हेलो टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड एवरीवेयर इन इंडिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी ईरान ने 10 शर्तें रखी हैं, आई डोंट थिंक सो एनीथिंग ऑफ दैट इज वैलिड, ओनली बिकॉज ये पहली बात तो वो सीज फायर में उन्होंने कहा कि उन्होंने लेबनान को इंक्लूड किया है, लेबनान को इंक्लूड नहीं किया। और वॉर के पहले भी लेबनान से टेररिस्ट हमारे इजराइल के जो नजदीकी लोग रहते हैं वहां पर उन्होंने टेररिस्ट भेजे हैं, और पहले से ही इजराइल और लेबनान की ये जंग जारी थी, लेकिन इतनी भारी भरकम में चालू नहीं थी। लेकिन अभी इस सीज फायर में इन्होंने जो लेबनान को भी जोड़ दिया, तो ये कल गाजा को भी जोड़ देंगे, बोलेंगे चलो ठीक है सीज फायर में आप गाजा को भी जोड़ दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, पहली बात। सेकंड थिंग, इजराइल, आई डोंट नो अबाउट अमेरिका, बट इजराइल हैज नॉट अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेजिम चेंज। ओके, रेजिम चेंज अगर चेंज नहीं भी होती है तो भी न्यूक्लियर वेपन कोई हिसाब से ईरान कैन नॉट हैव द न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि आज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो ये वही पाकिस्तान है जो हर दिन धमकी देते रहता है कि हम इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, हमारे ऊपर उसने अटैक किया तो हम इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये एक बात है दैट ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। तो जैक, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव जो इजराइल का था, जो उनका उद्देश्य था, वो हासिल नहीं कर पाए हैं, वो उसको उन्होंने हासिल नहीं किया है। अगर हासिल नहीं किया है 50% तक कर पाए हैं। पहली बात तो रेजिम चेंज, एक बात मैं आपको साफ बता देता हूं, रेजिम चेंज नहीं भी हो, ऐसा एक नॉर्मल आदमी आना चाहिए जो ये सोचे कि मुझे इस देश से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 57 मुस्लिम कंट्रीज है, 57 अरब कंट्रीज है, उसमें एक है इजराइल। वो एक इजराइल जूइश कंट्री को से सब इन लोगों को प्रॉब्लम है। जो समझदार थे वो समझदार इजराइल के साथ जुड़ गए। फॉर एग्जांपल दुबई, फॉर एग्जांपल सऊदी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इजराइल के साथ, रिलेशंस अच्छे हो रहे थे। वही टाइम पे 7 अक्टूबर का ये प्रॉब्लम हो गया। जैक, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर इजराइल ने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए हैं, जो उसके अहम ऑब्जेक्टिव्स थे, रजीम चेंज भी नहीं हुआ है, चेंज होने से हुआ क्या है, एक और यंगर खामेनेई वहां पर आ गए हैं, तो मतलब बदला तो कुछ नहीं है ना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो नहीं बदला है, लोग नहीं बदले हैं, उनकी सोच नहीं बदली है, उनकी आइडियोलॉजी नहीं बदली है, तो वो आप रेजिम चेंज नहीं कह सकते हैं। तो रेजिम चेंज तो नहीं हुआ है, जो बाकी आपके उद्देश्य थे वो हासिल नहीं हुए हैं, तो अब इजराइल के पास क्या विकल्प है? और अमेरिका इस युद्ध को नहीं चाहता है आगे। ये ऑब्वियसली यस, अगर ईरान के जितने भी शर्तें रखी हुई हैं, ऑल ऑफ द 10 शर्तें बिल्कुल वैलिड नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है इससे कोई हल निकलने वाला है। कोई हल आपके मुताबिक फिर नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी शर्त नहीं है जो इजराइल को स्वीकार्य हो।